आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रश्न पत्र आधुनिक भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक धन निष्कासन का सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास के आर्थिक पहलुओं में से एक है। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरणा देने वाले महत्वपूर्ण कारणों में से एक है धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत कि अगर हम प्रणेता की बात करें कि भाई ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो यह सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रतिपादित किया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में धन निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ, थियरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित किया। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि धन निष्कासन का क्या अर्थ है। तो जो मोटा मोटा अर्थ है, मूल रूप से जो मतलब है इसका, वो ये है कि भारत का धन, भारत की पूंजी का इंग्लैंड जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी न मिलना। भाई, दो देशों के बीच कोई आदान प्रदान होता है, आप कोई चीज़ दोगे तो बदले में आपको कुछ मिलेगा। मध्यकाल तक भारत यूरोप के साथ व्यापार किया करता था, पहले स्थल मार्ग से फिर जल मार्ग से भी। तो भारतीय वस्तुएं यूरोप जाया करती थीं और उसके बदले में अथाह धन, इस विशेष रूप से सोना, भारत आया करता था। लेकिन अंग्रेज़ व्यापारी बनकर भारत आए, भारतीयों की फूट का लाभ उठाया और यहाँ पर राज करने लगे। और उन्होंने एक ऐसा दुष्चक्र चलाया जिसके माध्यम से भारतीय वस्तुएं और भारतीय पूंजी इंग्लैंड पहुंचने लगी, लेकिन बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा था। इसीलिए इसे ड्रेन कहा जाता है कि यहाँ से धन ड्रेन हो रहा है, निष्कासित हो रहा है ना। तो ये है धन निष्कासन का अर्थ। और धन निष्कासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही घातक प्रभाव डाला। आज तक जो भारत विकासशील देश बना हुआ है ना, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका थी धन निष्कासन के सिद्धांत की। आज आप लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात दूसरे संदर्भों में कभी कभी पढ़ते हैं, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं इंडिया में और वो भी यहाँ से भारतीय पूंजी को ले जाती हैं। आज हम धन निष्कासन से ज़्यादा ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं कि हमारी जो भारतीय बुद्धिमत्ता है वो विदेशों में जा रही है ना। लेकिन दादा भाई नौरोजी किसकी बात कर रहे हैं? धन निष्कासन की। तो ब्रिटिश शासनकाल में वह धन जो भारत से बाहर भेजा जाता था और जिसके बदले में भारत को कोई आर्थिक या व्यापारिक प्रतिफल प्राप्त नहीं होता था, उसी को राष्ट्रीय नेताओं द्वारा धन की निकासी की, धन निष्कासन की, ड्रेन ऑफ वेल्थ की संज्ञा दी गई। जबकि ब्रिटेन इस धन को भारत से अप्रत्यक्ष भेंट मानता था। प्लासी के युद्ध से पहले भारत का निर्यात, मतलब भारत जो चीज़ें बाहर भेज रहा है, उसके आयात के मुकाबले कहीं अधिक था। मतलब हम मंगवाते कम थे, भेजते ज़्यादा थे। फलतः विभिन्न देशों से सोने और चांदी के रूप में धन भारत आया करता था। इसीलिए तो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। किंतु प्लासी के युद्ध के बाद स्थिति उल्टी हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इंग्लैंड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर अधिकार हो गया और भारतीय धन इंग्लैंड जाने लगा।
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से जितना राजस्व प्राप्त करती थी उसी धन से वस्तुएं खरीदकर बाहर भेजती थी। मतलब भारत में उनका शासन हो गया तो यहाँ से वो कर प्राप्त करती है भारतीय जनता से, और उसी कर से सामान खरीदा और इंग्लैंड भेज दिया। तो उनकी जेब से तो कुछ खर्च ही नहीं हुआ ना, हमारा ही धन और हमारी ही चीज़ें। इस प्रकार निर्यातित वस्तुओं का मूल्य व्यक्तियों को तो प्राप्त होता था, भाई जिससे आप चीज़ खरीद रहे हो उसको तो पैसा मिल रहा है, किंतु देश का, भारत देश को नहीं प्राप्त होता था। ठीक है। राजस्व के अधिशेष के अलावा भाई जो एक्स्ट्रा इनकम हो रही है उनको कर से, जो राजस्व प्राप्त हो रहा है उनको, तो प्रशासन में जो खर्चा हो गया, उसके बाद जो बचा उसे बोलते हैं अधिशेष। राजस्व के अधिशेष के अलावा कंपनी को अन्य कई स्रोतों से भी धन प्राप्त होता था, जैसे भूमि कर प्रणाली से होने वाला लाभ, कंपनी के अफसरों को बड़े बड़े वेतनों के रूप में प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भारतीयों से वसूला गया धन। इस समस्त प्राप्त धन को कंपनी पुनः भारत में पूंजी के रूप में लगा देती थी और निर्यात योग्य वस्तुओं को खरीदकर बाहर भेज देती थी। इस पूंजी के बदले भारत को कोई भी धन प्राप्त नहीं होता था। धीरे धीरे अन्य कई और तरीकों से, कई अन्य मदों से भी भारत से धन ब्रिटेन जाने लगा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों को मिलने वाले लाभांश। मतलब ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो एक जने की कंपनी थोड़ी ना थी, है ना, उसमें कई सारे शेयर होल्डर्स थे, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिला करता है, तो कंपनी फ़ायदे में चल रही थी। तो कंपनी का जो डिविडेंड था वो इंग्लैंड में बैठे हुए कंपनी के निवेशकों को मिलता था, तो वो भी हमारे यहाँ से तो धन का निष्कासन ही हुआ ना, हमारा तो कुछ, उसके बदले में हमें तो कुछ नहीं मिल रहा ना। विभिन्न सैनिक और असैनिक व्ययों, विदेशी पूंजी निवेश पर दिए जाने वाले ब्याज, भाई भारत में रेलवे का विकास करना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऋण ले रही है इसके लिए, उस पर जो ब्याज दिया जा रहा है वो सब भी तो हम ही चुका रहे हैं ना, तो वो भी एक धन निष्कासन का एक स्वरूप था। इस प्रकार से धन के निकासी से पहले से चली आ रही भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। वस्तुतः ब्रिटिश शासन का चरित्र ही पूर्ववर्ती शासकों से भिन्न था। भाई ब्रिटिश शासन अलग तरह की शासन व्यवस्था थी। इससे पहले मुगल आए, उनसे पहले तुर्क आए, अफगान आए, वो लोग भारत में ही बस गए, वो अपनी अतिरिक्त आय को बाहर नहीं भेज रहे थे, वो अपनी सारी आय यहीं से कमा रहे थे, यहीं पे खर्च कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज जो थे वो भारत से कमाकर ब्रिटेन में भेज रहे थे। अभी तक भारत में स्थापित राज्यों के आर्थिक हितों का केंद्र चूंकि भारत में ही था, अतः तब शासकों को शोषण, भले ही शासक शोषण कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के आर्थिक हितों की तरफ शासक को ध्यान देना ही पड़ता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में आर्थिक हितों का केंद्र देश के बाहर रहा। अब शासकों को भारतीय जनता के हितों की चिंता करना जरूरी नहीं था। वे एकमात्र यह बात सोचते थे कि कैसे भारत से अधिकाधिक धन कमाया जाए और ब्रिटेन ले जाया जाए। भारतीयों ने निष्कासन की इस पद्धति को कुछ देर से समझा। ठीक है, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन की प्रक्रिया और प्रभाव के दूरगामी महत्व को समझकर भारतीयों को इससे अवगत करवाया। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन की संपूर्ण प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक ढंग से विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि बहुत से मदों पर बहुत से विषयों पर खर्च धन निष्कासन था, जैसे कि भारत के अंग्रेज प्रशासकों द्वारा अपने परिवारों को धन भेजना, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा बचत को इंग्लैंड भेजना, भारत सरकार द्वारा तथा अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं को खरीदना, भारतीय रेलों तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों हेतु ऋण पर ब्याज और मूलधन चुकाना आदि सब धन निष्कासन के स्वरूप हैं। भारत का धन ही भारत से बाहर जाता है और फिर वही धन भारत को ऋण के रूप में दे दिया जाता है, जिसके लिए उसे और अधिक धन ब्याज के रूप में जुटाना पड़ता है। यह एक दुष्चक्र है जिसे तोड़ना कठिन है।
ये किसका कहना था? ये दादा भाई नौरोजी का कहना था। अब धन निष्कासन की अगर हम मात्रा को देखें तो भारत से धन निष्कासन कितनी मात्रा में होता था, इस संबंध में विद्वानों ने अलग अलग आंकड़े दिए हैं। जॉर्ज विग्नेट का अनुमान था कि 1834 ईस्वी से 1851 ईस्वी तक 42,21,611 पौंड प्रतिवर्ष धन का निष्कासन होता था। विलियम डिग्बी इस विषय पर काम करने वाले बहुत बड़े विद्वान हैं। उनके अनुमान के अनुसार 1757 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक यह राशि 1000 मिलियन पौंड थी। दादा भाई नौरोजी, जीवी जोशी और आर.सी. दत्त जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों ने 1883 ईस्वी से 1892 ईस्वी तक के 10 वर्षों में यह राशि 359 करोड़ बताई है। पावलोव का मानना है, पहले हम दिनशाह दलजी वाचक की बात करें, वो कहते हैं कि 1860 से 1900 ईस्वी के मध्य 30-40 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष धन निष्कासन के रूप में भारत से गया। एक और विद्वान है पावलोव, वो कहते हैं 1930 से 1947 के मध्य मात्र शुल्क के रूप में ही भारत से 13-14 करोड़ पौंड इंग्लैंड चला गया। अब हम धन निष्कासन के स्रोतों की अगर बात करें, भाई किस स्रोत से भारतीय धन इंग्लैंड जा रहा था, तो बात होती है व्यापारिक एकाधिकार, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने पर विशेषाधिकार प्राप्त था। अन्य कोई ब्रिटिश कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी, तो व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के इंग्लैंड में बैठे हुए कर्मचारी और उसके भारत में बैठे हुए कर्मचारी, उन सबको मिलने वाला वेतन और पेंशन। कंपनी के फिर तीसरी बात है कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनको मिलने वाला डिविडेंड। कंपनी के लंदन स्थित ऑफिस और उसके कर्मचारियों के ऊपर होने वाला सारा खर्चा, उनकी सारी पेंशन, सारी सैलरी और भत्ते जो भी मिलते थे वो सब भारत को देने पड़ते थे। इसी तरह से कंपनी के सैन्य और असैन्य कार्यों से संबंधित वस्तुओं का खरीद भारत के बाज़ार में न करके इंग्लैंड के बाज़ार से किया जाता था, जिसे स्टोर परचेज कहा जाता था, ताकि वहाँ के व्यापारियों को लाभ पहुँचाया जा सके। इसके अलावा सार्वजनिक व्यय के लिए लंदन से लिए गए ऋण का ब्याज का भुगतान, जैसे कि नहर योजनाओं के लिए, अकाल प्रशासन, सेना, रेलवे इत्यादि से संबंधित खर्च। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि इस सार्वजनिक ऋण का बहुत कम अंश जनता के कल्याण के लिए किया जाता था। करीब 40% अंश सेना एवं रेलवे पर खर्च किया जाता था। सेना से साम्राज्य सुरक्षित होगा और रेलवे से भारत का आर्थिक शोषण होगा। जबकि किसानों को चाहिए थी नहर, उस पर बहुत कम ध्यान दिया गया। इसी तरह से ये जो होम चार्जेस एक इम्पॉर्टेंट शब्द है जिस पर कि ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। होम चार्जेस जो थे वो भी धन निष्कासन का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे। होम चार्जेस या गृह व्यय ये क्या हैं? भारतीय शासन व्यवस्था हेतु ब्रिटेन में निर्मित समस्त संस्थाओं जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल या सपरिषद भारत मंत्री पर होने वाले सारे खर्च, उनके वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि, ये सब होम चार्जेस में आते थे। ठीक है, भारतीय शासन के लिए होम मतलब उनका घर कहाँ है? इंग्लैंड में। तो ब्रिटेन में जो भी खर्चा हो रहा है उसे होम चार्जेस कहते हैं। कुछ देशों में स्थित विदेशी दूतावास या वाणिज्य दूतावास का व्यय, जैसे कि चीन और अरब में स्थित दूतावासों का व्यय भी भारत से ही वसूल किया जाता था, और इसे भी हम होम चार्जेस या गृह व्यय ही कहेंगे। तो होम चार्जेस क्या हैं, इस पर आपके ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज तथा उस पूंजी निवेश से प्राप्त लाभांश दोनों का निष्कासन, जैसे कि भारत में ब्रिटिश सरकार भारतीय रेलवे के विकास में पूंजी निवेश करने वाले ब्रिटिश कंपनियों को उनके कुल पूंजी के 5% का ब्याज
की गारंटी देती थी, जबकि यह लाभांश दर ब्रिटेन में केवल 2% थी, तो ये 3% तो हम ऐसे ही एक्स्ट्रा दे रहे थे। तो ये सब थे धन निष्कासन के स्रोत। भारत में विदेशी बैंक, बीमा कंपनियों और नौ परिवहन कंपनियों की स्थापना हुई। उनके द्वारा जो धन कमाया गया वह भी धन निष्कासन का एक साधन था। अब हम बात करेंगे धन निष्कासन के प्रभाव की। धन निष्कासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ा। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को बुराइयों की भी बुराई कहा है। बुराइयों की बुराई मतलब इविल ऑफ ऑल इविल्स, सब बुराइयों की भी बुराई। इसे भारतीय निर्धनता के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया है दादा भाई नौरोजी ने। 1905 ईस्वी में एक पत्र में उन्होंने लिखा कि भारत की अवस्था बहुत ही बुरी है। उसकी स्वामी और दास की अवस्था ही नहीं है, बल्कि उससे भी गिरी हुई अवस्था है। वह एक ऐसे लूटे हुए राष्ट्र की अवस्था है जहां लुटेरा लगातार लूट रहा है और फिर साफ बचकर निकल जाता है। भारत में अंग्रेज़ों से पूर्व भी लुटेरे आते रहे हैं। वे लुटेरे लूट कर चले जाते थे, परंतु यह लुटेरा तो सिर पर बैठा हुआ ही रहता है। तो अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव पड़े? धन निष्कासन तो पूंजी का संचयन है। जब पूंजी का संचयन नहीं तो औद्योगिक विकास नहीं। मतलब जब भारतीय पूंजी लगातार बाहर जा रही है, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो पूंजी एकत्रित ही नहीं हो पा रही, और जब पूंजी एकत्र नहीं होगी तो औद्योगिक विकास कैसे होगा? इसी के कारण कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ, कृषि पर दबाव बना, और कृषि पर दबाव बना तो भूमिहीन किसानों की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली गई। भारतीय लोगों पर कर का बोझ बढ़ा और परिणाम स्वरूप उनका जीवन स्तर निरंतर दैन्य होता गया। सब मिलाकर या संक्षेप में धन निष्कासन से भारतीय अर्थव्यवस्था अपंग बन गई। इसके राजनीतिक क्या परिणाम निकले? राष्ट्रवादी विचारकों ने धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के बीच अंतर विरोध को पहचान लिया और इस तरह आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सारे दावों को, जैसे उपयोगितावाद, आधुनिकीकरण के प्रतीक, स्वराज्य के शिक्षक आदि को खारिज करने में मदद मिली। अब तक अंग्रेज क्या कह रहे थे कि हम तो देश का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, है ना, हम तो आपको स्वराज्य की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये सब खोखले प्रतीत होने लगे धन निष्कासन के सिद्धांत आने के बाद। लोगों को, जनता को समझ में आने लगा कि बाकी सब तो दिखावा है, असली मुद्दा ये है कि भारतीय धन लगातार भारत से बाहर जा रहा है और उसके बदले भारतीयों को कुछ भी नहीं मिल रहा। और यही आर्थिक राष्ट्रवाद की चेतना 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आने लगी, जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का नारा दिया गया। अगला प्रभाव भारतीय समाज और संस्कृति पर पड़ा इसका। धन निष्कासन से सिल्क उद्योग, व्यापार, कृषि आदि में निवेश नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप लोगों के प्रति व्यक्ति आय घटने लगी और अकाल की निरंतरता ने इनके जीवन को और भयावह बना दिया। परिणाम स्वरूप यूरोप के अन्य राज्यों के सापेक्ष भारत के अन्य राज्यों के सापेक्ष जीवन स्तर और जीवन प्रत्याशा दोनों घटी और यही शोषित लोग कालांतर में भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार बनकर उभरे। धन निष्कासन के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पर करों का बोझ बढ़ गया। कर का भार प्रति व्यक्ति की आय का 14% से अधिक था, जबकि ब्रिटेन में यह भार 7% से भी कम था। कई बार ऋण चुकाने के हेतु भी नए कर लेने पड़ते थे और उन पर भी ब्याज देना पड़ता था। भारतीय औद्योगिक विकास की गति धीमी पड़ गई। इस तरह से धन निष्कासन ने देश की दरिद्रता, आर्थिक पिछड़ेपन और ऋणग्रस्तता को बढ़ाया। इसके कारण भारत की जो भी बचत या अतिरिक्त उत्पादन होता था वह पूंजी बनकर भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में काम आने की जगह पर
ब्रिटेन पहुंच जाता था, वहाँ की पूंजी और आर्थिक समृद्धि का आधार बनता था। भारत का यही धन पुनः भारत में विदेशी पूंजी के रूप में आता और अधिक शोषण और धन निष्कासन का आधार बनता। यह एक दुष्चक्र था जो कि लगातार चलता रहता था। इसी के साथ हम ये धन निष्कासन पर अपना वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पर आपका 250 शब्दों में प्राय प्रश्न पूछा जाता है। आप इसे तैयार करें। थैंक यू।